हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पर्यावरण के चैप्टर्स के साथ एक बार फिर आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का एक बिंदु समुद्री धाराएं। इससे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो पृथ्वी या भूगर्भ की सतह को निरंतर बदलने के लिए प्रयासरत रहती है और उन्हीं शक्तियों में से हमने आपको दो शक्तियों के नाम बताए थे। एक आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ जिसको कहते हैं और एक बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ जिसको कहते हैं। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में हमने ज्वालामुखी और इसके अलावा आपको भूकंप के अलावा आपने जो देखा था वो देखा था सृजनात्मक और विनाशक बल के बारे में, सुनामी के बारे में आपने देखा था। ये कुछ आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ थी जो पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। इनकी उत्पत्ति है भूगर्भ के भीतर से होती है, ऐसा बताया गया था। आज हम आपको बता रहे हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। बचा हुआ एक टॉपिक समुद्री धाराएँ। इससे पहले हमने बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पढ़ा था। ये भूगर्भ की कह लीजिए या फिर सतही जो भाग होता है उससे प्रोड्यूस होती है और फिर भूगर्भ की सतह को बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये दो भागों में डिवाइड होती है। एक हमने इनका नाम दिया था अपक्षयण की शक्तियाँ और एक दूसरा जो नाम है, जो रूप है इसका, उसका नाम हमने दिया था अपर्दन की शक्तियाँ। तो ये जो दोनों ही है इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अपर्दन की शक्तियों में एक अपना टॉपिक बचा हुआ है समुद्री धाराएं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। इसके पास बाद में ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अपक्षयण की शक्तियों में जो कारक होते हैं जो अपक्षयण में मदद करते हैं उनके नाम जान लीजिए यहाँ पे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला, हवा और इसके अलावा रासायनिक क्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और विलयीकरण, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अपक्षयण में मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं ये आपको मैंने बताया था। सूर्य की गर्मी की वजह से चट्टानें फैलती है, सिकुड़ती है। बार बार ऐसा होने से चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है और टूट जाती है। वर्षा जल चट्टानों को काटता है। पाला, अत्यधिक ठंडा मौसम होता है तो रात्रि के समय में सूर्य की वजह से जो चट्टानें गर्म होती है तो रात्रि में वो ठंडी हो जाती है और चूंकि चट्टानों में क्या पाई जाती है, दरारें। उन दरारों में क्या भरा रहता है, पानी। और पानी जो होता है वो पाला पड़ने के समय क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जमने से उसका आयतन बढ़ेगा, वो प्रसारित होता है। प्रसारित होने की वजह से क्या होता है, चट्टानें जो है वो चटक जाती है। और हवा जो है वो अभी चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। कैसे करती है, तेज़ हवाएं जब बहती रहती है तो उसके साथ में धूल के कण भी उड़ते रहते हैं जो चट्टानों को रेगमाल की तरह घिसते हैं। और राजस्थान में ये पहाड़ नहीं होने का कारण जो है वो इसी को माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अपक्षयण की शक्तियों के रूप में इफ़ेक्टिव हैं। और रासायनिक क्रियाएँ, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और विलयीकरण, ये कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएँ हैं जो अपक्षयण की शक्तियों में मदद करती है। कुछ मानव और कुछ जीव जो होते हैं वो भी अपक्षयण में मदद करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। जैसे पेड़ों की जो जड़ें होती है वो चट्टानों के अंदर चली जाती है और फिर अपनी वृद्धि करती रहती है, जिसकी वजह से चट्टानें टूट के अलग हो जाती है। और इसके बाद में आपको बताया गया था अपर्दन की शक्तियों के बारे में। इसके लिए कहा गया था कि ये स्थिर रह के और कार्य करती है और इसके लिए कहा गया था कि ये गतिशील होकर कार्य करती है। तो इसके तीन महत्वपूर्ण यहाँ पे कारक है, वायु, जल व बर्फ़। वायु किस तरह से अपर्दन करती है, जल किस तरह से अपर्दन करता है और बर्फ़ किस तरह से अपर्दन की शक्तियों के रूप में मददगार है। इसमें देखिए पहला वायु, बहती वायु की शक्ति के बारे में आपको बताया गया था कि बहती वायु जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, अत्यधिक ऊर्जा होती है उसमें। इसीलिए वो क्या करती है, सामने आने वाली संरचनाओं के साथ क्रिया करती है और उनको अपक्षेत करने का काम करती है। जल, बहते जल की शक्ति के बारे में बताया था
कि चूँकि इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ये इसलिए ये इसके सामने आने वाली जो संरचनाएं होती है उनको ये तोड़ देती है। और फिर हमने बर्फ़ वाला देखा था, तो इसमें हिम नदी ग्लेशियर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ग्लेशियर किसे कहते हैं? जहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, ध्रुवीय के जो क्षेत्र होते हैं, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अत्यधिक लो टेम्परेचर होता है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वर्षा के रूप में पानी नहीं बरसता बल्कि बर्फ़ गिरता है। इसको हिमपात बोलते हैं। हिम के जो कण होते हैं वो नीचे गिरने के बाद में हिम की चट्टानें बन जाती है बड़ी बड़ी। ये चट्टानें जब वज़नदार हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर लगातार लगता रहता है, जिसकी वजह से ये चट्टानें खिसक जाती है, किसी परत से ये खिसक जाती है और खिसक कर नीचे आ जाती है। इसको भूस्खलन बोलते हैं। और बर्फ़ परत वाली जो चट्टानें होती है उनका नीचे की ओर खिसकना, ये है क्या कहलाता है? ग्लेशियर। बर्फ़ परत वाली चट्टानें बनना और उसका नीचे की ओर गिरना, ये ग्लेशियर्स की घटना है। और ग्लेशियर्स जो है उन पे हमारे जवान है वो तैनात रहते हैं। इतने लो टेम्परेचर पे, इतना जहाँ पे खतरा होता है, उन स्थानों पे जवान जो है वो रहकर और हमें कितनी मदद करते हैं इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए वो कितनी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे डबल खतरा है। एक तो खतरा होता है कि ये बर्फ़ की जो परतें होती है, ये ग्लेशियर कहीं खिसक न जाए नीचे, इसका खतरा बना रहता है। दूसरा, इतने लो टेम्परेचर पर रहना, अंदर जो रक्त होता है उसको जमा देने वाली वहाँ पे ठंड होती है, तो किस तरह से एडजस्ट करते होंगे आप कल्पना कीजिए। इसलिए ऐसे जवानों को आप और हम सभी मिलके सलाम करते हैं। इसके बाद में हमने अपर्दन की शक्तियों में ये एक टॉपिक छोड़ रखा था, समुद्री धाराएं। इसके बारे में आइए जानते हैं। समुद्र को शांत कहा जाता है क्योंकि समुद्र में नदियों की तरह बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इसको शांत कहा जाता है। और समुद्री जल जो होता है उसमें अपार शक्ति पाई जाती है, क्योंकि शक्ति जो पाई जाती है उसमें विभिन्न रूपों में पाई जाती है। इसकी लहरों में अत्यधिक शक्ति होती है। और भूकंप, ज्वालामुखी फटने, तूफान आने पर समुद्री लहरें घातक हो जाती हैं। समुद्री लहरें जहाँ पे शांत होती है या स्लो चलती है, धीमी चलती है, परंतु ये विनाशक भी हो जाती है। कब होगी ये विनाशक? जब भूकंप आ जाता है सागर में, समुद्र में, सागरीय कंप बोलते हैं इसको। और ज्वालामुखी जब फटती है तो उस समय, और जब तूफ़ान आ जाता है, समुद्री तूफ़ान, उस समय ये लहरें बड़ी घातक हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। आसपास तटीय क्षेत्रों में ये बड़ा भारी नुकसान पहुंचाती है। और समुद्री जल में शक्ति का दूसरा रूप समुद्री धाराओं में मिलता है। समुद्री धाराएं जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक था उसके बारे में बता रहे हैं कि समुद्री जल में शक्ति का दूसरा जो रूप है वो समुद्री धाराओं के रूप में मिलता है। समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। समुद्री धाराएं जो होती है उसमें जल है वो निश्चित दिशा में बहता रहता है, एक निश्चित दिशा में बहता रहता है। कहीं पे समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कहीं पे समुद्री धाराओं में ठंडा जल बहता है। ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर होती रहती है। और समुद्री धाराओं के बहने का कारण है वो ढाल नहीं होता। आपने देखा होगा पानी किसी भी जगह पे यदि बहेगा तो उसका रीज़न एक ही होता है, ढाल। लेकिन समुद्र में जो धाराएं बहती है उसका रीज़न ढाल नहीं होता, बल्कि इसका दो अंतर बताए गए हैं। एक तापक्रम में अंतर की वजह से और एक घनत्व में अंतर की वजह से। पानी के घनत्व में डिफरेंस होता है या पानी के तापक्रम में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये धाराएं एक से दूसरे क्षेत्र की ओर बहती रहती है। इसके बाद में गर्म धाराएं जो होती है वो क्षेत्र को गर्म, और ठंडी धाराएं स्थानीय क्षेत्र को ठंडा कर देती है। गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली हवाएं अपने साथ नमी ले जाती है। यदि कोई हवाएं गर्म धाराओं के ऊपर से गुजर रही हैं तो वो अपने साथ क्या लेके जाएंगी? नमी। और उस नमी की वजह से
ऊंचाई पे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बारिश होती है। तो ऊंचाई वाला क्षेत्रों पे बारिश होने का जो रीज़न है वो है गर्म धाराएं। और जिन स्थानों पे गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है वहाँ पर बहुत अधिक ताप में अंतर पैदा होता है, तापांतर जिसको कहते हैं। और इस अधिक तापांतर की वजह से हरिकेन और टाइफून जैसे खतरनाक तूफानों का जन्म होता है। इस तरह के जो विनाशक तूफान है वो गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं के आपस में मिलने की वजह से पैदा होते हैं। समुद्री धाराओं से जहाज़ों का संचालन होता है। बड़े बड़े जहाज़ हैं वो समुद्री धाराओं की वजह से संचालित होते हैं। इनके बाद में ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा के एक सिध में होने पर होता है। ज्वार भाटा की घटना आपने पढ़ी होगी सोशल में, इसी चैप्टर में हमने इसके बारे में जिक्र भी किया था। तो ज्वार भाटा जो होता है उसमें कब होता है ये सूर्य और चंद्रमा जब एक सिध में आ जाते हैं तो ज्वार भाटा की घटना होती है। ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी क्या होता है? चंद्रमा का ग्रेविटेशन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण स्थल की बजाय जल भाग पे ज़्यादा लगता है, तो उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से जल ऊपर उठेगा, ये घटना ज्वार कहलाती है। और जल नीचे आएगा, ये घटना भाटा कहलाती है। और संयुक्त रूप से इसको ज्वार भाटा कहते हैं। और इसके बाद में देखिए, प्रश्नों के बारे में हल खोजना ही विज्ञान है। विज्ञान क्या है? साइंस की परिभाषा शॉर्टली अगर पूछा जाए तो है प्रश्नों का हल खोजना ही विज्ञान है। प्राचीन समय में क्या था, जब जानकारी नहीं थी तब मनगढ़ंत तरीके से जवाब दिए जाते थे। किसी के पास जानकारी नहीं होती है तो फिर वो अपने हिसाब से बच्चों को या फिर पूछने वाले को संतुष्ट करने के लिए मनगढ़ंत जवाब देता है। अभी तो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे आंसर हम ढूंढ सकते हैं और कुछ न मिले तो बहुत सारे अपने पास सोर्स भी होते हैं, उससे हम देख सकते हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले बच्चे जो क्वेश्चन पूछते थे अपने बड़ों से या फिर किसी जानकार से, तो उनको यदि जानकारी नहीं होती थी, न बताएं तो फिर ये अच्छा नहीं लगता था उनको। इसीलिए वो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस तरह के जवाब देते थे जो कि आज भी मान्य हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, किसी बच्चे ने अपने पिता से पूछा होगा कि हवा को कौन चलाता है। अटपटा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब कैसे दिया जाए? जवाब नहीं देने की कंडीशन में वो ये नहीं कहते थे कि ये जो है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना भी अनिवार्य होता है। तो उन्होंने ये कहा होगा जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि पवन देवता चलाते हैं। मनगढ़ंत रूप से गढ़ के नाम जो है अपनी ओर से प्रोड्यूस कर दिया और बता दिया। और इसी प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई।